आज हम कोहेसिव सॉइल्स के ऊपर अर्थ प्रेशर कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि कोहेसिव सॉइल्स के ऊपर अर्थ प्रेशर कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरा जो पिछला लेक्चर है विच वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कोहेसिव सॉइल्स उसको आप जरूर देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके यू कैन कंटिन्यू। हाँ, अगर आप बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लैरिटी है कि कोहेसिव सॉइल्स के साथ कैसे डील करते हैं, या अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर पूरी क्लैरिटी है देन दिस क्लास इज फॉर यू। इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इसमें उस नॉलेज की ज़रूरत होगी कोहेसिव सॉइल्स के बारे में कि एक्टिव प्रेशर कैसे लगता है कोहेसिव सॉइल्स के ऊपर, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। राइट, तो मैं आपको रिकमेंड तो वैसे एक करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है कोहेसिव सॉइल्स के ऊपर एक्टिव अर्थ प्रेशर, उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि आपने किसी बुक में या किसी ट्यूटर से पढ़ा होगा। राइट, कहीं पर भी आपने पढ़ा हो, बुक में या किसी कोचिंग में, कहीं पर भी जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, जिस इलेबोरेट करके मैंने पढ़ाया है, आई डोंट थिंक, ठीक है, कि जो गेट और ईएस के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है। राइट, तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ यह है गेट, इट इज़ फॉर गेट 2018। यस, गेट 2018 में ये वाला न्यूमेरिकल पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। ये न्यूमेरिकल एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपने जो मैं आपको समझाया मैंने उसको फॉलो करते रहो तो फिर तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हाँ, जिसको शीयर स्ट्रेंथ के कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है या एक्टिव अर्थ प्रेशर कोहेसिव सॉइल्स में कैसे लगता है उसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, शीयर स्ट्रेंथ के कंसेप्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, उसके लिए तो दिक्कत आएगी। हाँ, अगर किसी ने मेरे अर्थ प्रेशर वाले सारे वीडियोस देखे हुए हैं, स्पेशली पिछला वीडियो जिसमें कोहेसिव सॉइल्स की बात की है, शीयर स्ट्रेंथ वाले सारे वीडियोस देखे हुए हैं, उसको नहीं कोई, उसको तो उसके लिए तो ऐसे ही है क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, इतना आसान क्योंकि मैंने पढ़ाया इस तरीके से है कि क्वेश्चन हाँ इतना आसान ऐसे लगे, ठीक है। तो 10 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा जो कि गेट 2018 में पूछा गया। उसके बाद जैसे कि हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर प्लीज़ मेरी आपके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार अपने से ज़रूर ट्राई दीजिएगा, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, और शीयर स्ट्रेंथ वाले अगर आपने नहीं देखे मेरे वीडियोस तो उनको ज़रूर देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को देखना पड़ेगा। अगर सैंड होती तो डेफिनेटली इट वाज ड्रेन्ड अप्रोच, ठीक है, उसमें सीधा 5 डैश करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बहुत आसान था। पर ये क्या है, दिस इज नॉट सैंड, दिस इज सैचुरेटेड क्ले, और सैचुरेटेड क्ले में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सी अप्रोच लगानी है, अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड। ये दो अप्रोचेज शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में इतनी डीप डिस्कशन करके आए ना हम, बहुत ज्यादा, तो वो अब काम आएगी। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द बैकफिल आर, बता दिया। अब अनड्रेन्ड कोहेजन मतलब अनड्रेन्ड अप्रोच लगानी है, और साथ में सैचुरेटेड यूनिट वेट भी बता दिया। राइट, तो ये दोनों चीजें जब आपको बता दी तो इसका क्या मतलब है, अनड्रेन्ड कोहेजन बता दी मतलब कौन सी अप्रोच लगनी है, अनड्रेन्ड अप्रोच लगनी है, ठीक है। अनड्रेन्ड अप्रोच और अनड्रेन्ड कोहेजन बताई कितनी है, 20 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल CU, 20 किलो पास्कल, ये अनड्रेन्ड कोहेजन CU है। एंड इसके साथ गामा सैट सैचुरेटेड यूनिट वेट हमको दिया 17.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
सैचुरेटेड फिट दे दिया और अनट्रेंड कोहेजन पता लग गया हमको कि कौन सी अनट्रेंड अप्रोच यहाँ पे लगेगी, ये हमको पता चल गया। ओके, अब इसके साथ एक चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी थी वो ये थी कि अनट्रेंड के केस में सॉइल बिहेव्स कंप्लीटली एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, कि जो यहाँ पे सैचुरेटेड लिखा हुआ है ना, आपको ये मान के चलना है, क्योंकि अनट्रेंड है, ये कुछ ऐसा कि मैं मुंह में पानी भर लूं, ऐसे प्रेशर लगाता जाऊं, तो क्या है, मेरा मुंह जो कि दांत मैंने आपको बताए थे सॉइल सॉलिड्स की तरह आप देख सकते हो, मुंह में पानी भरा है वो पोर वाटर की जगह, पोर वाटर की तरह। तो अनड्रेन्ड में ये एक कॉमन यूनिट की तरह बिहेव करता है, ऐसे नहीं कि वाटर अलग सॉइल सॉलिड्स अलग ना। ड्रेन्ड के केस में आपको अलग अलग ये दोनों एक्ट करेंगे। ठीक है, ड्रेन्ड अप्रोच, पानी अलग सॉइल सॉलिड्स अलग, तो उसमें कैसे करना है, जैसे हमने सैंड में डील किया था। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कराई है। पर ये अनड्रेन्ड अप्रोच यहाँ पे लग रही है, अनड्रेन्ड। और सैचुरेटेड क्ले में मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर अनड्रेन्ड अप्रोच ही लगती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ के 100% तो आपको तो भी पता चलता है। नाउ अनड्रेन्ड के केस में सैचुरेटेड एज ए सिंगल यूनिट, मतलब पानी अलग से एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज ए पार्ट ऑफ सॉइल। ठीक है, वो अलग नहीं है। तो जो ये आपको ये फिर डील कैसे करना है, डील आपको ऐसे करना है कि कोई सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल का गामा बल्क, ऑफ कोर्स व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड इट्स गामा बल्क इज गामा सैचुरेटेड, तो उसका गामा सैचुरेटेड इतना है, गामा बल्क है इतना, उसका गामा इतना है मेनली, और उसकी कोहेजन इतनी है। कोहेजन सॉइल है, कोहेजन तो होगी ऑफ कोर्स, कोहेजन इतनी है। ठीक है, ये चीजें आपको कंसीडर करके यू हैव टू सी कि इन दोनों चीज़ों को हमने कंसिडर कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे जब ये वाली चीज़ हमने समझ ली अच्छे से। और हमने ये देखा था, आपको आगे क्वेश्चन पढ़ के इस बात का समझ लग गया कि हमको यहाँ पे फाइव दिया ही नहीं हुआ, राइट। फाइव यहाँ पे दिया नहीं हमको, कि मतलब उसका फ्रिक्शन एंगल कितना है। तो अगर नहीं दिया तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डेफिनेटली वहां पे कितना लेके चलना, 5 = 0। अगर अनड्रेन्ड अप्रोच हम लगा रहे हैं, अनड्रेन्ड का केस है, तो आपको अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो जो यूयू टेस्ट में हमने किया था ना, एक स्ट्रेट मोहर फेलियर एनवेलप बन रही थी वहां पे, वो आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है। और उस केस में आपको बताइए कि 5 कितना होता है, 0। तो चाहे क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर दिया होता तो उस हिसाब से कर लेते, पर अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वी हैव टू एज्यूम अपने हिसाब से 5 = 0। वी हैव टू एज्यूम, ये एजम्पशन है, 5 = 0, दिस इज एजम्पशन। क्वेश्चन में दी नहीं है, एजम्पशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, राइट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अनड्रेन्ड, अनड्रेन्ड है ये, राइट। यू अनड्रेन्ड अप्रोच। तो उस हिसाब से अगर अनड्रेन्ड है और क्वेश्चन में 5 नहीं दिया तो यू टेस्ट अपने दिमाग में, यू टेस्ट ऑन सैचुरेटेड ले कौन सा था, हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवेलप, उसमें शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में किया हमने, राइट। तो ये अपने ऐसा आपको इज्यूम करना ही करना है, अंडरस्टूड ही है ये कि यू टेस्ट की बात की जा रही है, राइट। तो ये चीजें जब आपको दे दी गई हैं, ये चीजें जब हमने समझ ली हैं, अब हम हमारे क्वेश्चन के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आगे क्या क्या गया, द डिफरेंस इन द, अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये थी। अब जो पूछा गया, क्या पूछा गया, द डिफरेंस इन द एक्टिव लेटरल फोर्सेज ऑन द वॉल। डिफरेंस पूछा गया यहाँ पे किसका, इन द एक्टिव लेटरल फोर्सेज। ऑफ कोर्स एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात यहाँ पे की जा रही है, क्यों, क्योंकि एक्टिव लेटरल फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होती तो वर्टिकल, इस तरफ हॉरिजॉन्टल में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके लिए क्या है, लेटरल डायरेक्शन है। वर्टिकल दिस डायरेक्शन, दिस इज लेटरल। अर्थ प्रेशर को लेटरल प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की है, द डिफरेंस इन द एक्टिव लेटरल फोर्सेज ऑन द वॉल। और ध्यान दीजिए यहाँ पे फोर्सेज की बात की जा रही है, पर मैंने आपको बताया था कि फोर्स की बात क्वेश्चन में जो भी लिखा हो, एंड में आपको ये कंफर्म करने के लिए अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर में कि प्रेशर पूछा गया है कि फोर्स पूछा गया है, आपको यूनिट्स देखने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया कि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें
अर्थ प्रेशर फोर्स कहा गया था या अर्थ प्रेशर थ्रस्ट कहा गया था, तो वो क्वेश्चन की वर्डिंग में तो अर्थ प्रेशर फोर्स थी, पर इन ब्रैकेट था इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट पॉइंट ए। तो पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया और यूनिट स्पेसिफाई कर दिए, तो इससे तो साफ ही था कि प्रेशर पूछा गया है। ठीक है, उसमें आप फोर्स निकाल दो, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा और आंसर भी गलत आएगा। तो इसमें आपको यूनिट्स देखने पड़ेंगे। इसमें अगर आप वर्डिंग देखो, एक्टिव लेटरल फोर्सेस ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमेशा फोर्सेस लगती हैं, ना कि कोई प्रेशर। जो प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर की बात की जा सकती है, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे, या कहीं पे भी बीच पे किसी पॉइंट पे बात की जा सकती है प्रेशर की। पर अगर वॉल की बात कीजिए, राइट, फॉर सर्टेन लेंथ या इस लेंथ की बात करी जाए या पूरी की पूरी वॉल की बात करी जाए, तो फिर वो फोर्स की बात की जा रही है, राइट। तो इससे वर्डिंग से हमको अच्छी जजमेंट हो रही है कि फोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर बाद में लिख भी दिया ब्रैकेट में, इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल, किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमको पता है कि किलो न्यूटन पर मीटर में आता है, किलो न्यूटन पर मीटर में हमको पूछा गया डिफरेंस। अब ये 100% श्योर हो गया जब हमने यूनिट्स देख लिए ना, यहाँ पर यूनिट्स इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। अब हम 100% श्योर हो गए, पहले 99% हो गए थे श्योर वर्डिंग पढ़ के, अब 100% हो गए, राइट। यूनिट्स एक्टिव, ये देखिए जो हमारा अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर है, इसमें यूनिट्स कौन से यूनिट्स में पूछा गया है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि वर्डिंग में क्या लिखा गया है, राइट। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या पूछा गया, पहली बात किस यूनिट्स में पूछा गया, कितने डेसिमल तक पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेसिमल तक पूछा गया, ये आपको लिख लेना है साथ में, ताकि आपकी इसमें कोई गलती ना हो। 2 डेसिमल तक नो। बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ टेंशन क्रैक्स, राइट, बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ टेंशन क्रैक्स। टेंशन क्रैक्स मैंने आपको बताया था दैट की कोहेसिव सॉइल में हो सकते हैं, और क्यों होते हैं, ड्यू टू पुल। हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है कोहेसिव वाले लेक्चर में, राइट, कोहेजन वाले लेक्चर में अच्छे से हमने ये बात डिस्कस कर ली है। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आएंगे। हमसे ये पूछा गया है कि टेंशन क्रैक्स इस सॉइल में आ जाए, ठीक है, उसके बेसिस पे कि मतलब जो पहला केस कि टेंशन क्रैक्स ना आए, फिर दूसरा केस कि टेंशन क्रैक्स आ जाए इस सॉइल में, कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स लगाने की वजह से अगर टेंशन क्रैक्स ना आए होते और दूसरा केस आ गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा फॉर कैलकुलेटिंग एक्टिव लेटरल प्रेशर, एक्टिव लेटरल फोर्स, रादर एक्टिव लेटरल फोर्स कितना होगी ये, राइट, ये हमसे पूछा गया। नाउ इसमें द डिफरेंस इन द एक्टिव लेटरल फोर्स बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ टेंशन क्रैक्स, ये हमसे पूछा गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो। इसमें ये नहीं पूछा, यस, ये तो नहीं कहा गया कि आपको ये पॉजिटिव में ही आंसर रिपोर्ट करना है, बट ये हमको पता चल रहा है द डिफरेंस इन बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, ऐसे कहा गया है बिफोर एंड आफ्टर। जो जनरली ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मैग्नीट्यूड ही कहा जाता होता है कि हमको मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है। पर अगर मैग्नीट्यूड ना भी देखें हम, अगर हम डायरेक्टली देखें कि आंसर बिफोर माइनस आफ्टर होगा या आफ्टर माइनस बिफोर, तो वो ऐसा आता है कि ये क्या है, द डिफरेंस इन एक्टिव लेटरल फोर्स ऑन बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, दिस एंड दिस। तो हमको ये देखना होता है कि अगर हमको कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, तो जो बाद वाली चीज है दिस माइनस जो बिफोर वाली चीज है, तो आफ्टर बाद में आया है, तो आफ्टर पी ए आफ्टर माइनस पी ए बिफोर, वो हमको ध्यान में रखना है। पी ए आफ्टर माइनस पी ए बिफोर, वो हमको बताना है किलो न्यूटन पर मीटर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बहुत ही सिंपल है ये। हमको बिफोर वाली हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आफ्टर की कैसे बनेगी एंड दैट वी कैन सी।
देखिए इसमें हमको पता है कि डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है दिस विल बी 2c रूट के ए, और के ए की वैल्यू क्योंकि फाइव यू इक्वल टू जीरो है, फाइव यू इक्वल टू जीरो है, इसलिए के ए की वैल्यू हमने डिस्कस करी थी, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, इट विल बी इक्वल टू 1। तो के ए की जो वैल्यू है दैट विल बी 1, के ए वैल्यू 1। आई कैन राइट इट समवेयर हियर, के ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट नो, के 1 आ गया। अब के ए कैलकुलेट करने के बाद 2c रूट के ए होगी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 2c रूट के ए, 2 इंटू 20 40, 2c रूट के ए ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 40। ना जो ये वाली वैल्यू होगी दिस वैल्यू, दिस वी कैन कैलकुलेट, पर ये कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं देखेंगे, पर पहले ये देख लें कि ये कितनी डेप्थ में आ रही है। दिस डेप्थ इज व्हाट ZC, और ZC जो मैंने आपको बताया था जो सबसे सिंपलेस्ट केस हो उसमें कितना होता है 2c बाय गामा रूट के ए, और के ए किसके इक्वल है 1, सो ZC विल बी 2c बाय गामा, ZC 2c बाय गामा रूट के इक्वल होता है, तो ZC किसके इक्वल हो क्योंकि के 1 है इसलिए 2 इंटू C is 20 by gamma is 17.2, so this comes out to be equal to 2 into 20 by 17.2, 2.33 मीटर, 2.33 मीटर, राइट। वैसे तो ये 2.3255 आया है, पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप राउंड ऑफ अच्छे से करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बड़ी आ जाएगी, तो इसलिए 2.32 ना लिखो क्योंकि 2 के बाद 558 है, इसलिए आपको 2.33 मीटर लिखना चाहिए, राइट। नाउ आगे ये वाली, अब देखिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला तो जो ये कहा है कि बिफोर आफ्टर माइनस बिफोर है, तो बिफोर वाला कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट कर लें, फिर ये सब कुछ मतलब कैलकुलेट कर लें, ठीक है। बिफोर वाला अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद आफ्टर वाला कैलकुलेट कर लिया, फिर आफ्टर माइनस बिफोर कर दिया, ठीक है। पर उसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी, वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, दैट इज फॉर बिगिनर्स। पर हम अभी थोड़ा अच्छी लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं और गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि एक हाईएस्ट एप्टीट्यूड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फॉर इंजीनियर्स, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटर है हम टाइम भी सेव कर लें, ठीक है। और इसको एक अच्छी अप्रोच से करें, एक एप्टीट्यूड वाली अप्रोच से हम सॉल्व करें, बिकॉज दिस इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, ठीक है। तो इसको एप्टीट्यूड बेस्ड अप्रोच से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाए उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो करें क्या, डायरेक्टली हम देख लें कि अच्छा जब टेंशन क्रैक्स हो गए तब फिगर यही रहेगी, बस हमको उसमें जो ये वाला पार्ट है नेगेटिव वाला पार्ट, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके सामने है, जब टेंशन क्रैक आ गए तब सिर्फ ये वाली, जिसको अगर मैं अच्छे से लेबल कर दूं तो ए बी सी ये वाला पार्ट रह जाएगा अर्थ प्रेशर डायग्राम का, और जो ऊपर नेगेटिव वाला पार्ट है दैट विल गेट रिमूव्ड, यही होगा। तो अगर डिफरेंस हमको लेना है तो सिर्फ ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसका ही तो आ गया, बाकी ये तो सेम ही है। इसमें बिफोर टेंशन क्रैक वाले केस में और आफ्टर टेंशन क्रैक वाले केस में ये तो सेम है। तो एक अच्छी अप्रोच क्या होगी, सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो और आंसर रिपोर्ट कर दो, ये तो सेम ही है ना, क्योंकि तो एप्टीट्यूड वाली अप्रोच यही है। जो बिफोर वाला अलग से, हम ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको सिखाई है मैंने, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है आपको सिखाया मैंने, सब कुछ सिखाया हुआ मैंने, पर वो करूंगा नहीं, क्यों, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में एप्टीट्यूड बेस्ड अप्रोच को फॉलो करूंगा मैं। वो क्या है, सिर्फ नेगेटिव वाला मैं एरिया कैलकुलेट करके कह दूंगा यही मेरा आंसर है, एंड दैट विल बी द आंसर।
क्या होगा वो? दिस नेगेटिव वाला एरिया, अगर मैं बात करूं नेगेटिव एरिया, ये किसको होगा? हाफ इंटू 2.33 इंटू 40, सो दिस इज 20 इंटू 2.33। सीधा इसको जो मेरे पास आया है, यहाँ पे गेट वाला कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ, देखिए इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 20 से, हाफ ऑफ 40 इज 20, सो डायरेक्टली 20, ताकि एक्यूरेसी और भी अच्छी आ जाए। दिस इज 46.51 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो 46.51 किलो न्यूटन पर मीटर है, दिस विल बी द आंसर, राइट। तो अब अगले लेक्चर में हम स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के केस में एक्टिव अर्थ प्रेशर को कैसे डील करते हैं उसको देखेंगे। फॉर दिस वीडियो वी आर डन, थैंक यू वेरी मच।